हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू ज्योग्राफी। माय नेम इज सिद्धार्थ। हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल में फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया, इंडिया लोकेशन और भारत का जो हमने भौगोलिक परिचय था, ज्योग्राफिकल जो उसकी आइडेंटिटी थी, उसको हमने विभिन्न वीडियोस के माध्यम से पढ़ा था। भारत के ही भूगोल के अगले क्रम में आज हम लोग भारत की जलवायु के विषय में चर्चा करने जाएंगे। स्पेशल फोकस रहेगा कोपेन पर। इससे पहले कि हम लोग भारत की जलवायु के विषय में चर्चा करें और भारत को जलवायु के विभिन्न खंडों में विभाजित करें, पहले हम लोग आज जानेंगे मौसम किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं और दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग मौसम की बात करते हैं तो ये सबसे कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग यूज़ करते हैं। मौसम क्या होता है, इसको हम लोग पारिभाषिक तौर पर किस प्रकार से संगठित कर सकते हैं। तो मौसम वर्तमान वातावरण संबंधित तत्वों का संयोजन है। उदाहरण से तापमान हो गया, हवा की दिशा हो गई, गति हो गई, हवा की राशि हो गई, सूर्य की किरणें हो गई और कितने समय तक वो किरणें मिल रही है वो हो गया। ये सब चीज़ें कम्युलेटिव मिला करके मौसम कहलाता है। अगर मैं इसे और सरल भाषा में आपको एक्सप्लेन करूं तो एक कम समय में, 1 दिन का समय, 2 दिन का समय, 3 दिन का समय, इस समय में वार्षिक मतलब आपको वर्षा कितनी मिल रही है, टेम्परेचर कैसा है, हवा किस प्रकार की चल रही है, हवा की दिशा कैसी है, वायु राशि कैसी है, ये सारी की सारी चीज़ें अगर अल्पकाल में छोटे क्षेत्र के लिए ली जाए तो वो मौसम कहलाता है। जैसा कि हम लोग मौसम या वेदर को डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें जलवायु की, तो जलवायु एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और औसत मौसम की स्थिति का वर्णन करती है। मतलब एक बड़ा क्षेत्र होगा, विशिष्ट क्षेत्र होगा, पर्टिकुलर एक एरिया, ठीक है, एक बड़ा एरिया जहां पर दीर्घकाल में मतलब 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, एक बड़े टाइम पीरियड में वहां पर औसत मौसम कैसा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बोलूं कि अगर हम लोग जैसलमेर की बात करते हैं या फिर पूरे संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो वहां पर दीर्घकाल में लगभग 35-40 वर्षों से या फिर सैकड़ों वर्षों से, दीर्घकाल का मतलब कई सारे वर्ष, कम से कम 30-35 वर्ष, तो वहां पर शुष्कता अधिक रही है, टेम्परेचर अधिक रहा है। तो क्या हम वहां की जलवायु को उष्ण और शुष्क जलवायु कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अगर मौसम के लिए मैं यही उदाहरण दूं तो अभी वर्तमान में फॉर एग्जाम्पल जैसलमेर में वर्षा हो रही है, तो क्या वहां की जलवायु वर्षा जैसी जलवायु है? नहीं, वर्षा टाइप की नहीं है, वहां की जलवायु शुष्क टाइप की है। परंतु मौसम चूंकि दैनिक आधार पर बदलता रहता है, वर्तमान में वहां पर मौसम वर्षा जैसा हो रहा है। क्लियर बात है। अब अगर इसके अंदर जलवायु के अंदर हम लोग किन किन फैक्टर्स को लेते हैं, अगर हम लोग इनका अध्ययन करते हैं तो समुद्री जलवायु, जैसे वहाँ पर किस प्रकार की तापमान रहा है, किस प्रकार का वर्षा का पैटर्न रहा है, वर्षा किन महीनों में अधिक होती है, टेम्परेचर किस प्रकार का है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है या तिरछी पड़ रही है, ये सारी के सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो जलवायु को निर्धारित करते हैं। अगर इनका औसत रूप से बात किया जाए तो एक दीर्घकाल में, लंबे काल में मौसम का जो औसत निकलेगा, एक सामान्यीकरण निकलेगा, वो कहलाएगा जलवायु। अब हम लोग बात करें जलवायु और मौसम के विषय में, अगर हम लोग अधिक चर्चा करें तो इन दोनों के बीच अगर हम लोग अंतर पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, या मौसम और जलवायु के बीच में अंतर, तो मौसम शब्द का इस्तेमाल वर्तमान में जल्दी जल्दी आने वाले बदलावों के लिए किया जाता है। आज के समय में मतलब जब भी आप रह रहे हैं उस समय जल्दी जल्दी जो बदलाव आ रहे हैं, 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में, उन सभी का औसत मौसम कहलाएगा। जबकि जलवायु एक लंबे समय की स्थिति को प्रदर्शित करता है, 30 वर्ष, 35 वर्ष, सैकड़ों वर्ष, एक लंबा समय। जबकि मौसम छोटे क्षेत्रों के वातावरण को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल जयपुर का मौसम कैसा है, हम लोग बार बार बोलते हैं, दिल्ली का मौसम कैसा है, मुंबई का मौसम कैसा है, तो छोटे क्षेत्र को दर्शाता है। जबकि जलवायु एक बड़े क्षेत्र में औसतन लंबे समय में मौसमी बदलाव को दर्शाएगा। बड़ा क्षेत्र कैसे? फॉर एग्जांपल वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, नदर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, तो ये सारे के सारे क्षेत्र कौन से हैं? बड़े क्षेत्र को दर्शाता है, वो हो जाएगा जलवायु। अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें
तो ये एक दैनिक चक्र को दिखाता है मौसम, जबकि जलवायु दीर्घकालिक चक्र को दिखाता है। उदाहरण के तौर पर बाढ़ आना, अत्यधिक वर्षा होना, ये सब मौसम की तरफ इंडिकेट कर रहा है हमें। जैसे उत्तराखंड में अचानक से तेज बारिश आई और वहां बाढ़ की स्थिति बन गई, और इसकी जानकारी हमें कब मिलती है? कुछ घंटों पहले अथवा कुछ घंटों बाद। तो ये एक अल्पकाल के समय को दर्शा रहा है, तो ये हमें कहलाएगा मौसम। वहीं जब हम लोग जलवायु की बात करते हैं तो आप देखिएगा कि पश्चिमी राजस्थान में हम लोग शुष्क जलवायु को पढ़ते हैं हमेशा। तो वो जो शुष्क जलवायु है वो कोई 1 वर्ष या 2 वर्ष की नहीं है, वो अपेक्षाकृत 30, 35 या सैकड़ों वर्षों से मौसम का औसत रहा है वहां पर। तो वो जो चीज है वो जलवायु को दर्शाता है। तो मौसम और जलवायु के बीच में जो हम लोगों ने अंतर पढ़ा है, उस आधार पर अगर हम लोग बात करें तो जलवायु किसी भी क्षेत्र या किसी भी बड़े क्षेत्र की हम लोग पढ़ते हैं। अब आप ये देखिएगा, आप गैस कीजिए कि किसी भी क्षेत्र को विभिन्न जलवायु खंडों में हम लोग क्यों विभाजित करते हैं? क्या आवश्यकता पड़ती है कि हम लोग किसी भी बड़े क्षेत्र को विभिन्न जलवायु खंडों में विभाजित करेंगे? आप देखिए कि विभिन्न प्रकार की जलवायु विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को जन्म देती है। विभिन्न प्रकार की जलवायु वहाँ की मिट्टी, धरातल, लोगों का रहन सहन, उनका कल्चर, उनका खान पान, ये निश्चित करती है। तो जलवायु के आधार पर ही किसी देश की सरकार अपनी पॉलिसी मेकिंग कर सकती है। जब हमें पता है अगर किसी क्षेत्र में शीतकाल शुष्क रहेगा अथवा शीतकाल में वर्षा होगी, तभी हम लोग वहाँ की पॉलिसी को ठीक से बना पाएंगे। तो जलवायु को हम लोग एकीकृत रूप से नहीं पढ़ सकते, किसी भी क्षेत्र के अंदर विभिन्न जलवायु खंड पाए जा सकते हैं। कोपेन ने इसके ऊपर काम किया। कोपेन ने एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कोपेन ने क्या किया? कोपेन ने ये बोला कि अगर ये पूरा का पूरा एक खंड है तो मैं इसे विभिन्न जलवायु खंडों में विभाजित कर सकता हूँ। किस आधार पर कर सकता हूँ? अपने अनुभव के आधार पर। किस प्रकार का अनुभव है? वहाँ पर जाएं, वहाँ का मौसम देखें, मौसम का अवलोकन करें, उस मौसम के आधार पर वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उसको देखें, और जो एक समान के क्षेत्र हैं उन्हें एक खंड में हम लोग बांट दें। इस प्रकार से कोपेन ने विभिन्न खंडों में जलवायु का वर्गीकरण पेश किया। बेसिकली जलवायु का जब हम लोग वर्गीकरण पढ़ते हैं तो उसे 3 आधारों पर पढ़ते हैं: आनुभविक, जननिक और अनुप्रयुक्त। इसके बारे में अभी आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। बेसिकली कोपेन का जो वर्गीकरण था वो आनुभविक पद्धति पर आधारित था। उस आधार पर उन्होंने जलवायु के बड़े बड़े मोटा मोटी 6 खंडों में उन्हें विभाजित किया। अगर हम लोग बात करें कि कोपेन ने अपने वर्गीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसे माना है, तो उन्होंने अपने वर्गीकरण में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना है वो माना है वनस्पति को, और वनस्पति का संबंध स्थापित किया है जलवायु से। इसका मतलब क्या है? कोपेन क्या कहना चाह रहे हैं? कोपेन कहता है कि जहां पर जैसी वनस्पति पाई जाती है वो उस क्षेत्र के जलवायु का प्रभाव है। मतलब अगर हम लोग बात करें ट्रॉपिकल रीजन की या उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की अगर हम लोग बात करते हैं, तो वहां पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी? वहां पर चौड़े पत्ते वाली और लंबे तने वाली वनस्पति पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर पर्याप्त तापमान है और पर्याप्त वर्षा है। अगर तापमान अधिक है तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा, लेकिन वहां पर चूंकि पानी ज्यादा है तो वाष्पीकरण अधिक होने से भी उन पौधों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए वहां की पत्तियां चौड़ी होती है ताकि वाष्पीकरण के साथ साथ वाष्पोत्सर्जन भी हो सके। यही अगर मैं बात करूं शुष्क जलवायु की या किसी भी क्षेत्र की मरुस्थलीय जलवायु की, तो वहां पर इसका अपोजिट हो जाएगा। वहां की जो वनस्पतियां हैं छोटी छोटी, कटीली, कांटेदार और छोटे पत्तों वाली वनस्पति होती। क्यों? क्योंकि वहां पर तापमान बहुत ज्यादा है, वाष्पीकरण बहुत ज्यादा है, वाष्पोत्सर्जन भी है, लेकिन वर्षा कम है। मतलब पानी की आवक कम है, जावक ज्यादा है। पानी जा ज्यादा रहा है, आ कम रहा है। तो अब इस जाने को रोकने के लिए पौधों ने अपने आप को अडॉप्ट किया। कैसा अडॉप्ट किया? कि पत्तियों का साइज छोटा कर दिया ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो सके। तो कोपेन कहता है किसी भी प्रकार की वनस्पति वहां की जलवायु को प्रदर्शित करती है। इस स्लाइड में अब हम लोग देखेंगे कि विश्व की जलवायु का अध्ययन जलवायु संबंधित आंकड़ों एवं जानकारियों को संगठित करके किया जाता है। क्लियर बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन आंकड़ों को आसानी से समझने व उनका वर्णन और विश्लेषण करने के लिए उन्हें अपेक्षाकृत, देखो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को या क्लाइमेट को अगर आपको आसानी से समझना है तो उसे आप क्या करेंगे?
उस क्षेत्र को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर देंगे। फिर जलवायु का जो वर्गीकरण है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वो 3 भागों में होता है। या तो आप आनुभाविक तौर पर कर लो जैसा कि कोपेन कर रहे हैं, या आप जननिक तौर पर कर लो, या अनुप्रयोग तौर पर। क्या फर्क है इन तीनों में? इन शॉर्ट बता दूं तो आनुभाविक वर्गीकरण जो है वो प्रेक्षित किए गए विशेष रूप से तापमान के वर्णन और उसका जो है वहाँ की वर्षा और टेम्परेचर, वर्षा, वनस्पति, इनका आपस में क्या कनेक्शन है, ये वहाँ पर जाकर प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। वहीं अगर हम लोग जननिक वर्गीकरण की बात करें तो उनके कारणों पर हम लोग विचार करते हैं कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो बेसिकली यहाँ पर ऐसे कौन कौन से कारण हैं। क्या सूर्य का उत्तरायण होना, या उत्तर में लंबे समय तक बने रहना, या यहाँ की चट्टानें, या क्या मतलब कौन सा रीज़न है जो वहाँ के टेम्परेचर को या वर्षा को अधिक अथवा कम करता है। अगर हम लोग इस आधार पर जलवायु का वर्गीकरण करते हैं तो उसे हम लोग जननिक वर्गीकरण कह सकते हैं। वहीं जलवायु का जो अनुप्रयुक्त वर्गीकरण है वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। अगर हम लोग कोपेन की बात करें तो कोपेन ने वनस्पति के वितरण को जलवायु के साथ एक संबंध स्थापित करके अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड में बताया। और कोपेन ने प्रमुख जलवायु के समूह निर्धारित किए, मतलब ग्रुप्स बना दिए। उन्होंने क्या किया कि जैसे कि अगर मुझे जलवायु के संबंध में अगर अलग अलग नाम देने हैं तो बार बार उतना लंबा नाम देने की अपेक्षा की तुलना में अगर मैं उस नाम को एक छोटे से इंडिकेटर से बता दूं तो मेरे लिए ज़्यादा आसान होता है। उसी प्रकार से कोपेन ने क्या किया, सबसे पहले तो जलवायु को बड़े बड़े खंडों में विभाजित किया और फिर उन खंडों को एक शॉर्ट नेम से इंडिकेट कर दिया, एक सांकेतिक नाम दे दिया। फॉर एग्जांपल A, B, C, D, E, इस प्रकार के सांकेतिक नाम कोपेन द्वारा दिए गए। अभी इन सांकेतिक नामों को पहले मैं आपको समझाऊंगा कि वो सांकेतिक नाम क्या है, क्यों दिए गए और उस नाम का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग भारत में कोपेन के वर्गीकरण को अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। तो कोपेन के अगर हम लोग जलवायु वर्गीकरण की बात करें तो सबसे सरल, सबसे ज़्यादा वेल क्लासिफाइड और शॉर्ट में और अध्ययन की दृष्टि से समझने लायक वर्गीकरण है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। बेसिकली कोपेन कौन है, तो ये जर्मन के मौसमवेत्ता हैं व्लादिमीर कोपेन, वी कोपेन। इन्होंने सन 1900 में अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। साथ में 1918 और 1936 में इनमें कुछ परिवर्तन करते हुए संशोधन पेश किए। इस वर्गीकरण का आधार क्या है कि स्थानीय वनस्पति ही मौसम की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि कौन कौन से इंडिकेटर्स कोपेन, अगर हम लोग इंडिकेटर्स की बात करें तो कोपेन के अनुसार कुछ जलवायु समूह हैं जिनको हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय एक समूह हो गया, शुष्क एक समूह हो गया, उपोष्ण, शीत, शीतोष्ण या उच्च भूमि टाइप की जलवायु, इस प्रकार के उन्होंने कुछ वर्गीकरण दिए हैं। अगर कोपेन से पूछा जाता है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु को आप किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, तो उनका कहना है ऐसी जलवायु जहां पर सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा, उष्ण जलवायु कहलाएगी। तो शुष्क क्या होगी कि जहां पर वर्षण की तुलना में वाष्पीकरण अधिक हो, मतलब बारिश कम आए परंतु वाष्पीकरण अधिक हो रहा है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, तो इस प्रकार की जलवायु शुष्क जलवायु कहलाती है। अगर उनसे पूछें कि कोष्ण जलवायु किस प्रकार की होगी, तो वहां पर टेम्परेचर 3 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होगा। शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत जलवायु को भी इन्होंने टेम्परेचर के आधार पर विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। अब मैं अगर आपको बताऊं, अगर इसे हम लोग और विस्तार में पढ़ें तो बेसिकली कोपेन ने जब अपना क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दिया तो उसके अंदर बेसिकली 3 इंडिकेटर्स का यूज किया, फर्स्ट इंडिकेटर, सेकेंड इंडिकेटर और थर्ड इंडिकेटर। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि फर्स्ट इंडिकेटर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इंडिकेटर्स की बात करें जिसको कोपेन ने A, B, C, D, E नाम दिया है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि ये वाला A, B, C और इसी प्रकार से नीचे ABCD, ये कहलाएंगे फर्स्ट इंडिकेटर्स। ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखे होंगे। सेकेंड इंडिकेटर्स और थर्ड इंडिकेटर्स हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे होते हैं। सेकेंड इंडिकेटर्स में स्मॉल f, स्मॉल m, स्मॉल w, फिर इसमें कुछ 2 इंडिकेटर्स हैं जो कैपिटल में हैं, W और S। अब आप देखिएगा W बड़ा भी है और छोटा भी है, आपको इन सब में डिफरेंशिएट करना होगा, तब जाकर के आप इसे समझ पाएंगे। आप देखें
सबसे पहले ए का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु। बस आपको ए का मतलब इतना ही समझना है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कह सकते हो, या भूमध्य रेखीय या ट्रॉपिकल जलवायु ए को कह सकते हो। बी भी उष्णकटिबंधीय है परंतु शुष्कता लिए हुए है। ए आर्द्रता लिए हुए है, बी शुष्कता लिए हुए है। सी है शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु, डी है शीत जलवायु और ई है ध्रुवीय जलवायु। तो बेसिकली ये जो इंडिकेटर्स हैं इनके नाम यहाँ दे रखे हैं, आगे आप देख सकते हैं ये सब इनके नाम हुए। तो जहाँ पर भी ए आ जाए आपको पता होना चाहिए यहाँ पे उष्ण और आर्द्र दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। टेम्परेचर अधिक है, वर्षा भी है। जहाँ बी आ जाए वहाँ आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर अधिक है परंतु वर्षा नहीं है, मतलब शुष्कता है। सी दिखाता है शीतोष्ण कटिबंध को, डी दिखाता है शीत और ई दिखाता है ध्रुवीय जलवायु को। अब इन सभी के साथ कुछ और टर्मिनोलॉजी भी यूज होगी। फॉर एग्जांपल एफ मतलब है जहां पर रेन फॉरेस्ट टाइप की जलवायु हो, फुल ऑफ रेन हो, मतलब जहां वर्षा बहुत ज्यादा हो, वहां पर अपन लोग छोटे वाले एफ का यूज करेंगे। जहां पे छोटा वाला एम दे रखा हो आपको, आप समझ जाइएगा यहां पर मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। अब आप ये देखिए डब्ल्यू के अंदर इसको अभी अपन स्मॉल एस के साथ पढ़ेंगे डब्ल्यू को। उससे पहले आप देखिए कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, और कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एस। कैपिटल डब्ल्यू दिखाता है शुष्क जलवायु को और कैपिटल एस दिखाता है अर्ध शुष्क जलवायु को। मतलब जहां पर कैपिटल डब्ल्यू होगा वो वहां पर तो पाई जाएगी मरुस्थलीय टाइप की जलवायु, और जहां पर एस होगा वहां पर स्टेपी टाइप की जलवायु पाई जाती है। अब अगर हम लोग बात करते हैं एच की, तो एच का मतलब यहां पर लिया गया है हॉट से, के का मतलब है काल्ट या ठंडे से या कोल्ड से। फिर अब हम लोग बात करें स्मॉल एस और स्मॉल डब्ल्यू की। जैसा मैंने आपको कहा, स्मॉल एस का मतलब होता है समर ड्राई, मतलब जहां पर समर का जो मौसम है, ग्रीष्मकाल का मौसम तो सूखा है और बारिश हो रही है शीतकाल में। जबकि स्मॉल डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर ड्राई, मतलब शीतकाल तो शुष्क है और ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है। तो इस प्रकार से कुछ छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं जिनको जोड़ने के बाद किसी एक क्षेत्र की हम लोग जलवायु का निर्धारण कर पाएंगे कोपेन के अनुसार। ये देखिए, इसी चार्ट को मैंने और सिंप्लीफाइड ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया है। इस चार्ट को भी एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोपेन के वर्गीकरण को विस्तार से पढ़ेंगे। आप लोग इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।